हेलो क्लास 12 हिस्ट्री स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपके लिए है 2022-23 के एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो काफ़ी प्रिपरेशन आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर की कर सकते हैं क्लास 12 के लिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 की प्रिपरेशन के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट भी करिएगा कि वीडियो में एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं। टाइमिंग जो आपके एग्जामिनेशन के सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए होने वाली है हिस्ट्री की, वो 3 आवर्स है और मैक्सिमम मार्क्स ओके होंगे आपके 80 के। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि पैटर्न इस बार थोड़ा चेंज हो चुका है फिर से एक बार सीबीएसई का, तो मैं एक बार फिर से आपको इसका पैटर्न डिस्कस कर देता हूँ। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं। पूरा का पूरा ये सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इशू किया था पिछले कुछ महीनों में, उस पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन पेपर बनाया है। पूरा पैटर्न वही है, मार्किंग स्कीम वही है, बस क्वेश्चन चेंज है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में आपको 5 सेक्शंस मिलने वाले हैं, ए बी सी डी एंड ई, जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें 34 टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चंस आपके कंपलसरी होंगे। सेक्शन ए में आपको 1 to 21 एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। 1 to 21 यानी एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होंगे 1 से लेकर 21 तक आपके एमसीक्यू टाइप होंगे, जिसमें आपके वन वर्ड टाइप भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, और यहाँ पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, ध्यान रखिएगा, और एसर्शन टाइप क्वेश्चन भी आएगा। सेक्शन बी की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 to 27 यानी 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक, ये जो 6 क्वेश्चन है आपके सामने, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। कैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे? ठीक है, और ये 60 to 80 वर्ड से ज़्यादा इनका आंसर आपको नहीं लिखना है बच्चों। आगे बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 to 30, और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और इनकी जो मार्किंग होगी 8 मार्क्स की होगी। पिछले वाले क्वेश्चन की मार्किंग होगी 3 मार्क्स की। शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के, लॉन्ग क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स के होने वाले हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको 300 से 350 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है, या फिर मैक्सिमम आप 8 और 9, 10 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। सेक्शन डी की बात कर लेते हैं। सेक्शन डी में क्या खास है? सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर जो 31 और 32 और 33 है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और जिनमें सब क्वेश्चंस भी होंगे आपके पास, और 4 मार्क्स ईच होगा। जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन ई की बात कर लेते हैं। सेक्शन ई में बच्चों आपको देखने को मिलेगा मैप बेस्ड क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का आपका मैप आएगा, मानचित्र आएगा, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करने होंगे 2 प्लेसेस, एंड लोकेशन भी दिखानी होगी कुछ आइटम्स की। ठीक है, और मैप जो है बाद में आपको आंसर बुक में अटैच करना पड़ेगा। कोई भी ओवरऑल चॉइस आपको नहीं दी जाएगी क्वेश्चन पेपर में, और कुछ इंटरनल चॉइस आपको मिल जाएंगी, उनको आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को रीड करना शुरू करते हैं। आप लोग जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगता है। सबसे पहले सेक्शन ए में बच्चों हम देख लेते हैं, सेक्शन ए में क्या दिखाया जा रहा है। सेक्शन ए में बच्चों मल्टीपल चॉइस टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देने वाला है, द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था, यहाँ पर ऐसा कहा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र बच्चों था, वो था चन्हूदड़ो। कौन था? चन्हूदड़ो। और बहुत एक छोटी बस्ती बताया गया है, कुछ खास 5 से 7 हेक्टेयर में फैली हुई थी। तो यहाँ पर शिल्प उत्पादन यानी क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। ये आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट टाइटल वाज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द कुषाण रूलर्स, यानी कि कुषाण शासकों के द्वारा किस प्रकार की उपाधि का प्रयोग किया गया था। तो कुषाण शासकों के द्वारा जो उपाधि का प्रयोग किया गया था, आप जानते हैं देवपुत्र की उपाधि का प्रयोग किया गया था। और चूंकि ये प्रभावित थे चीन के शासकों थे, और चीन के शासक जिस उपाधि का प्रयोग करते थे वो स्वर्गपुत्र की उपाधि प्राप्त करते थे, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया से आए हुए थे कुषाण, इसलिए देवपुत्र की उपाधि का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन द जैनिज्म, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण आइडिया यानी विचार है जैन धर्म में। ऑब्जर्विंग सेलिबेसी, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, यानी कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। अगला देखते हैं, बिलीफ इन नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा में विश्वास रखना। एसेटिज्म एंड पिनांस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा, यानी कि जो त्याग और तपस्या है वह जरूरी है किसी को अपने आप को कर्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैन विचारधारा का महत्वपूर्ण विचार है? ब्रह्मचर्य का पालन, संपूर्ण विश्व प्राणवान है, अहिंसा का पालन, या फिर कर्म के चक्र से मुक्ति हेतु संन्यास और तपस्या की आवश्यकता होती है। तो बच्चों सही आंसर डी, कर्म के चक्र के मुक्ति हेतु संन्यास और तपस्या की आवश्यकता होती है। यह सबसे महत्वपूर्ण विचार जैन धर्म का है, क्योंकि अन्य धर्मों में भी ब्रह्मचर्य की बात की गई है, अहिंसा की बात की गई है, संपूर्ण विश्व प्राणवान है, ये थ्योरीज भी अन्य धर्मों में मिल जाएंगी, लेकिन अधिकतर जोर जो है कर्म के चक्र से मुक्ति हेतु संन्यास और तपस्या पर कठोर रूप से जो बल देते हैं वो जैन धर्म में ही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और आइडेंटिफाई आपको इमेज को करना है। अगर आपको इमेज दिखाई दे रही, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये इमेज आप
क्लियरली देखने की कोशिश करिएगा। ये इमेज जो आपको दिखाई दे रही है विष्णु भगवान की है, आइडेंटिफाई करें। तो विष्णु भगवान शेषनाग पर लेटे हुए हैं, तो विष्णु गॉड विष्णु ऑन शेषनागा, ये आपका टाइटल इस तरह से हो जाएगा। आप अपने एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स में फोटो, ये पिक्चर, ये इमेज देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ विष्णु भगवान लेटे हुए वे शेषनाग के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कंसिडर द फॉलोइंग ऑप्शन आ गया, 5th नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें दिए गए हैं गुरु नानक और एडवोकेटेड अ फॉर्म ऑफ निर्गुण भक्ति। गुरु नानक ने एक प्रकार से निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, पहला ऑप्शन। ही रिजेक्टेड सेक्रीफाइसेस, रिचुअल बाथ एंड इमेज वर्शिप। उन्होंने जो है बलिदान यानी कुर्बानी यानी कि बलि प्रथा, रिचुअल बाथ, धार्मिक स्नान और मूर्ति पूजा का विरोध किया। थर्ड ऑप्शन है द 5th सिख गुरु वाज गुरु तेग बहादुर, की 5वें सिख गुरु जो है तेग बहादुर थे। तो कौन सा ऊपर से जो बता रहा है करेक्ट है, इसमें ये बोला गया है सिख रिलीजन के बारे में। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको ए छांटना है, क्या पहला ही सही है, बी क्या दूसरा ही सही है, सी क्या पहला और दूसरा सही है, और डी क्या पहला दूसरा और तीसरा तीनों क्या सही है। तो इसमें मैं बता दूं आपको बच्चों, आप सीधे पढ़ लेंगे। गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, उन्होंने बलिदान यानी कुर्बानी यानी कि बलि प्रथा का, धार्मिक स्नान का, मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये भी बिल्कुल सही है। और 5वें गुरु जो है गुरु तेग बहादुर नहीं थे सिखों के, बल्कि गुरु जो है अर्जुन देव जी थे। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। बी जो सी ऑप्शन है वो सही होगा, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड लिखा गया है। ठीक है, तो गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया और मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बलि प्रथा आदि का विरोध भी किया था। इस प्रकार से सिख गुरु 5वें होते हैं, गुरु अर्जुन देव, न कि गुरु तेग बहादुर। अब 6वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 6th क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। व्हाट इज द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द डायलॉग बिटवीन ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन, यानी कि महान परंपरा और लघु परंपरा के बीच का जो एक उदाहरण आपको बताना है। तो उसमें क्या है, इंद्र, कृष्ण, वराह और जगन्नाथ। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका जगन्नाथ। जगन्नाथ जो है महान परंपरा और लघु परंपरा के बीच का एक उदाहरण है। आपको भक्ति, सूफी एंड ट्रेडिशन में ये आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस पुर्तगाली यात्री के द्वारा भारत में जो है महानवमी डब्बा और सभा भवन को विजय भवन की संज्ञा दी गई है। तो पुर्तगाल का कौन सा एक यात्री था जिसने कि महानवमी डब्बा और सभा भवन को विजय भवन की संज्ञा दी? विच पुर्तगीज ट्रेवलर कॉल्ड jointly the audience hall and the Mahanemi Dibba is the house of victory? अब्दुल रजाक ए, डोमिगो पेस बी, मार्को पोलो सी, निकितिन डी। सही आंसर है डोमिगो पेस या डोमिगो पायस। डोमिगो पायस पुर्तगाल से आया हुआ एक यात्री था और उसने महानवमी डिब्बा जो विजयनगर साम्राज्य में था और सभा भवन को एक साथ विजय भवन यानी जो है विक्ट्री प्लेस की जो है को इसको कहा है। अगला क्वेश्चन है, टर्म जमा एंड हासिल आर रिलेटेड विद द, यानी कि जमा और हासिल शब्दों का संबंध किससे है? 2 स्टेजेस ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी कि 2 शब्द हैं जिनका भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंध है। बी मैथमेटिकल टर्म, ये गणितीय शब्द है। सी रिलेटेड विद द ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम, यानी सी यानी कि ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, जमा और हासिल शब्द का प्रयोग हमने मुगल एग्रेरियन सोसाइटी, मुगल ग्रामीण समाज के संदर्भ में इसको पढ़ सकते हैं, और ये राजस्व व्यवस्था के 2 स्तरों से संबंधित था। जमा का मतलब होता था कि कुल कितना राजस्व वसूल किया जाना है, और हासिल में मतलब कुल कितना वसूल किया गया था। हाउ मच इज टू बी कलेक्टेड एंड हाउ मच इज कलेक्टेड, मतलब कितना राजस्व लिया जाएगा और कितना लिया वास्तव में लिया गया है, इनका मतलब ये था। मुगल साम्राज्य में भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। चैप्टर नंबर 2 बुक का 4 है। क्वेश्चन नंबर 9 आगे देख लेते हैं। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मैंने कहीं दूसरे सोर्स से लिया था, क्वेश्चन खुद नहीं मैंने बनाया है। गिवन बेलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर लेबल्ड एज रीजन बी, यानी पहले आपको असर्शन कथन दिया गया है ए और उसका रीजन दिया गया है आर। उसके बाद असर्शन देख लेते हैं। ए, सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स, कुछ जो ग्रेव्स हैं यानी कुछ कब्रें हैं, जो कुछ समाधान है, उनमें हमको पॉटरी यानी कि टेराकोटा की जो बर्तन है, मृदभांड मिलते हैं और गहने मिलते हैं। इसका रीजन क्या दिया गया है? इट डज नॉट इंडिकेट अ बिलीफ दैट दीज वर यूज्ड आफ्टर लाइफ। रीजन कारण क्या है? यह संकेत नहीं करता कि मरने के बाद भी इनका प्रयोग किया जाता रहा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, क्या ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी दिया गया है, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी क्या ए और आर दोनों सही है बट आर उसका स्पष्टीकरण सही नहीं करता है। सी, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, और डी, आर इज करेक्ट बट ए इज नॉट करेक्ट। इसका बच्चों सही आंसर सीधे बता रहा हूँ ज़्यादा टाइम न लेते हुए, कि इसमें ए और बी दोनों सही है, बट रीज़न जो है
रीज़न यानी कारण जो है सही इस तौर पर स्पष्ट नहीं कर रहा है। ज़्यादा समय इस क्वेश्चन पे नहीं दे रहे हैं और मैं सीधे आगे चल रहा हूँ। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, हु एडवाइज्ड महात्मा गांधी टू विजिट द ब्रिटिश इंडिया फॉर 1 ईयर, यानी कि भारत में भ्रमण कीजिए, ब्रिटिश भारत में भ्रमण कीजिए 1 साल तक। महात्मा गांधी की सलाह किस नेता ने दी थी? ए सरदार पटेल, बी पंडित नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो सही ऑप्शन आपने पहचान लिया होगा अभी तक कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी वाज गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने महात्मा गांधी को अफ्रीका से लौटने के बाद कहा था कि आप पूरा पहले भारत का भ्रमण कीजिए, भारत में घूमिए। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर एज आर। तो देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन की बात मैं सीधे करता हूँ, बाकी चीजें आपको मालूम है। असर्शन है बच्चों, द संथाल्स वर गिवन लैंड एंड परस्यूटेड टू सेटल इन द अपर पार्ट ऑफ राजमहल हिल्स। अपर को हटा दीजिए, इसमें लोअर पार्ट लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चूंकि क्वेश्चन मैंने उसे कॉपी किया है, ऑथेंटिक सोर्स है ना, केवी केंद्रीय विद्यालय संगठन का क्वेश्चन था, वहां से लिया हुआ है। तो यानी कि संथालों को जमीनें दी गई और उनको सेटल किया गया, बसाया गया राजमहल की पहाड़ी की तलहटी में, ठीक है। रीजन क्या है यहाँ पर, जो कारण बताया गया है, द ब्रिटिश प्रिवेंटेड द संथाल्स एंड पहाड़ियाज एज द आइडियल सेटलर्स। प्रिवेंटेड यानी कि ब्रिटिश ने संथाल और पहाड़िया लोगों को एक आदर्श बासिंदे के रूप में पाया। तो क्वेश्चन में आपको क्या लगता है? तो मैं तो बोलूँगा कि संथाल जो है उनको ज़मीनें दी गई थी और उनको राजमहल पहाड़ियों की तलहटी में जो बंगाल में था वहाँ बसाया गया। बिल्कुल असर्शन तो सही है। बी कहा गया है कि जी संथाल और पहाड़िया दोनों को कहा गया कि आदर्श बासिंदे, तो ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? ए, यहाँ पर सीधे नहीं, ए नहीं, इसमें क्या है? ए इज करेक्ट पर आर इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। 11 का सी इसलिए सही होगा कि ए इज करेक्ट। ए तो करेक्ट है ना, जहाँ पर संथालों को जमीन दी गई राजमहल पहाड़ियों की तलहटी में और बसाया गया, लेकिन आर करेक्ट नहीं है। रीजन बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि पहाड़िया और संथाल में सिर्फ संथाल को आदर्श बासिंदे कहा गया था और यहाँ पर जो है पहाड़िया लोगों को आदर्श बासिंदे नहीं कहा गया था। इसलिए सी बिल्कुल सही होगा। ए इज करेक्ट पर आर इज नॉट करेक्ट। देख लीजिएगा, ये मैंने आपके सामने ऑप्शन खोल दिया है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ये देख लीजिए, ठीक है। हिंदी में भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही का उत्तर का चयन कीजिए। फ्रैंकोइस बर्नियर वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रिंस दारा शिकोह, यानी कि फ्रैंकोइस बर्नियर जो फ्रेंच यात्री था वो दारा शिकोह से नजदीकी से जुड़ा था। दूसरा क्वेश्चन, बर्नियर ट्रेवल टू द सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बर्नियर ने कई भागों में भारत की यात्रा की थी। सी, ही डेडिकेटेड हिज मेजर राइटिंग टू द किंग ऑफ फ्रांस एंड औरंगजेब, यानी कि बर्नियर जो था राजकुमार दारा शिकोह से निकटता से जुड़ा था। बर्नियर के देश के विभिन्न भागों की यात्रा की। और सी, उसने अपने अधिकतर लेखन सामग्री को फ्रांस के राजा और औरंगजेब को समर्पित किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर ये होने वाला है यहाँ पर कि वास्तव में उसने अपना जो एसोसिएशन है जुड़ा हुआ था वो दारा शिकोह से, सही है। और उसने भारत के विभिन्न हिस्सों में, लाहौर वगैरह और विभिन्न हिस्सों में मुगल साम्राज्य में गया है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, लेकिन तीसरा गलत है। उसने अपना जो वर्क जो डेडिकेट किया फ्रांस के राजा को किया है, लेकिन औरंगजेब को नहीं किया। तो पहला और दूसरा 12 का बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। व्हाट वाज लिमिटेशन लॉ, यानी कि परिसीमन कानून क्या था? व्हाट वाज लिमिटेशन लॉ पास्ड बाय द मुगल्स इन देयर एम्पायर, या लॉ पास्ड बाय द ब्रिटिश इन डेक्कन, या लॉ फॉर द मेजरमेंट ऑफ लैंड, और सी नन ऑफ द अबव। यानी परिसीमन कानून क्या था? मुगलों के द्वारा अपने साम्राज्य में लागू किया गया कानून, बी दक्कन में अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया कानून, सी भूमि की नपाई के लिए बनाया गया कानून, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुगलों के द्वारा तो नहीं है। दक्कन में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून, लिमिटेशन लॉ इम्प्लीमेंट किया था जब उन्होंने वहाँ पर रेत वाली सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। तो वहाँ पर साहूकार, मनी लेंडर्स बहुत लूटते थे, कर्ज के जाल में लोगों को फंसा लेते थे। इसलिए अंग्रेजों ने वहाँ पर एक लिमिटेशन लॉ, परिसीमन कानून पास कर दिया ताकि लोग कर्ज के जाल में, साहूकार जो है, मनी लेंडर्स जो है, किसानों को न फंसा सकें। पढ़ सकते हैं कॉलोनाइजेशन एंड कंट्री साइड, जो आपके पास चैप्टर है उसमें, उपनिवेशवाद और देहात में। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है, ब्राह्मणिकल ऑथोरिटीज नेम्ड न्यू ग्रुप्स लिविंग इन द फॉरेस्ट एज द निषादास। ब्राह्मणों ने जो जंगलों में रहने वाले नए वर्ग थे उनको निषाद कहा। न्यू ग्रुप्स मतलब इस तरह जैसे वो जंगली वर्ग थे। ब्राह्मण टू असाइन अ नेम टू ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज सच एज द गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ एक्सेट्रा। ब्राह्मणों ने एक नाम दिया पेशे के आधार पर, जो लोग थे जो जंगलों में रह रहे थे, जैसे ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, सुनार आदि, पॉटर्स आदि।
सी दे क्लासिफाइड देम एज जातीज विच शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन। उन्होंने कुछ को जाति के रूप में वर्गीकृत कर दिया, ये भी बात सही है। जिनको वो गोत्र सिस्टम वर्ण सिस्टम में नहीं ले पाए थे, वर्ण सिस्टम में उनको जाति के रूप में वर्गीकृत कर दिया था। तो चौथा है दे वर समटाइम्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू श्रेणीज और गिल्ड। और कई बार तो जो जाति के रूप में वर्गीकृत थे, कई बार श्रेणी और गिल्ड के रूप में भी जो है ऑर्गेनाइज्ड या संगठित हो जाते थे। तो इन ऊपर के कथनों में से कौन सा सही है बच्चों? सारे सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब सही है। ब्राह्मणों ने जंगल में रहने वाले को समुदाय को निषाद कहा, ब्राह्मणों ने जातियों के रूप में भी लोगों को वर्गीकृत किया, कुछ को ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ यानी सुनार लोहार कहा, और साथ ही साथ ये जो जातियां थी कभी कभी श्रेणियों और गिल्ड के रूप में भी संगठित हो जाया करती थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देते हैं, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ इंडियन रूलर्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि निम्नलिखित में से छांटिए कि भारतीय शासक वर्ग कौन सा है। Colossal statues of ancient rulers have been found and installed in a shrine at माट नियर मथुरा उत्तर प्रदेश, यानी कि आदमकद मूर्तियां प्राप्त हुई हैं कुछ भारतीय प्राचीन शासकों की कुछ ऐसी धार्मिक स्थलों से जो कि मथुरा, जो माट एक जगह है मथुरा के नजदीक माट में, उत्तर प्रदेश से मिली हैं। दूसरा, सिमिलर स्टैचूज हैव बीन फाउंड एट श्राइन इन अफगानिस्तान एज वेल। अब ऐसी ही कुछ मूर्तियां जो आदमकद मूर्तियां हैं वो प्राप्त हुई हैं अफगानिस्तान से भी। कौन थे वो रूलर आपको छांटना है? गुप्तास, कुषाणास, मौर्यास, चोलास। क्या गुप्त थे, क्या कुषाण थे, क्या मौर्य थे, क्या चोल थे? तो कुषाण शासकों ने अपनी मूर्तियां, जो डिवाइन किंग्स वाला टॉपिक है, दैविक राजा वाला, आपने देखा होगा, मूर्तियां लगवाई थी। कनिष्क की तो शायद मूर्ति भी बनी हुई है बुक में, आप कुषाण राजा की किसी की है वो, सर जिसका कटा हुआ है। तो ये कुषाण शासक थे जिनकी मूर्तियां धार्मिक स्थलों से, अफगानिस्तान से और साथ ही साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मथुरा के माट जगह से प्राप्त हुई है। तो ये ऑप्शन बी जो है आपका आंसर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। द सीन्स फ्रॉम द रामायणा वर स्कल्प्टेड ऑन द इनर वॉल ऑफ, यानी कि जो सीन महारामायण के हैं वो इनर वॉल ऑफ की जो आंतरिक दीवार पर दिखाए गए हैं किस मंदिर की? क्या वो लोटस महल है, क्या हजार राम टेम्पल है, क्या विरूपाक्ष टेम्पल है, क्या विठ्ठल टेम्पल है? तो हजार राम मंदिर जो है जिसका प्रयोग जो है राजा व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रयोग के लिए करता था, वो आंतरिक दीवारों पर हमें रामायण की कहानियां पटल चित्र के रूप में, स्कल्प्टेड पैनल के रूप में देखने को मिल जाती हैं। अब 17वां क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। आरईएम व्हीलर यूज्ड। अब आरईएम व्हीलर ने क्या किया था, किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया था अपनी पुरातत्व विद्या में? आरईएम व्हीलर वाज द इन द 1944 ही वाज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डायरेक्टर, यानी कि वो एएसआई के डायरेक्टर थे 1944 में। आरईएम व्हीलर क्या किया था इन्होंने? ए, मिलिट्री एक्यूरेसी का यूज किया, सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया, बी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर तकनीक का प्रयोग किया, सी, हिस्टोरिकल पैटर्न यानी कि ऐतिहासिक जो तरीका अपनाया, राइट कैलकुलेशन सही गणना का प्रयोग किया, डी ऑप्शन। तो सही उत्तर जो है बच्चों, आरईएम व्हीलर ने पुरातत्व में सही तकनीक का नहीं, सैनिक परिशुद्धता, मिलिट्री एक्यूरेसी का प्रयोग किया, क्योंकि ये ब्रिगेडियर थे आर्मी में, वहां से रिटायर्ड थे, तो इसलिए सैनिक परिशुद्धता का, और वर्टिकली कहीं ना कहीं एक्सकवेशन करते थे, हॉरिजेंटली नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, बाय व्हाट नेम द रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन द दक्कन नोन, यानी कि दक्कन में लागू किया गया जो राजस्व व्यवस्था था उसको किस नाम से जाना जाता था? परमानेंट सेटलमेंट, डी मालवाड़ी सेटलमेंट, सी रेतवाड़ी सेटलमेंट, डी जय मादारी सेटलमेंट। दक्कन में लागू की गई व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था। तो दक्कन में लागू की व्यवस्था को हम जानते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी सिस्टम इसको जाना जाता है, इसको कहा जाता है। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर आपका। इस्टेब्लिशर ऑफ द यवन किंगडम टाइटल वाज अडॉप्टेड बाय द रूलर, यानी कि यवन राज्य की स्थापना करने वाला शासक कौन था जिसने ऐसी उपाधि ली है? तो यवन राज्य की स्थापना करने का विरुद्ध यानी टाइटल यानी कि उपाधि धारण की है किसने? कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय जो कि तुलु वंश का शासक था, विजयनगर साम्राज्य का शासक था, विजयनगर साम्राज्य में उसने यह यवन राज्य की स्थापना शासन करने वाला विरुद्ध यानी टाइटल लिया था। 19 नंबर क्वेश्चन भी हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ तीर्थंकर इन जैनिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर तीर्थंकर शब्द की व्याख्या जैन धर्म में करता है? ए ऑप्शन है सुप्रीम बीइंग हु इज इनकारनेशन ऑफ गॉड, यानी सर्वोच्च प्राणी जो ईश्वर का अवतार है। बी, दोज हु गाइड मेन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एक्जिस्टेंस, जो कि पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी पार करवाते हैं। बी ऑप्शन। सी ऑप्शन, दोज हु फॉलो द पाथ ऑफ वेदांता एस्थेटिज्म, जो कि वेदांत के मार्ग का
तपस्या का अनुसरण करते हैं। डी ऑप्शन, दोज हु नो द अल्टीमेट ट्रूथ एंड धर्मा, वो जो कि परम सत्य और धर्म का ज्ञान रखते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बच्चों आपको पता चल गया होगा अभी तक कि वो जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी पार करवाते हैं। गुरु हैं एक प्रकार के जैन धर्म में, तीर्थंकर इनको कहा जाता है, जो पुरुषों और महिलाओं को मुक्ति दिलवाते हैं, मोक्ष दिलवाते हैं, कैवल्य दिलवाते हैं, जीवन की नदी पार करवाते हैं। वो कौन होते हैं? तीर्थंकर होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। According to which Buddhist text Ashoka distributed portions of the Buddha relics to every important town and ordered the construction of stupas over them? यानी कि बुद्ध किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने प्रत्येक महत्वपूर्ण नगर में बुद्ध के अवशेषों के अंश वितरित किए और उन पर स्तूप बनाने का आदेश दिया था? ए अशोकावदाना, बी महापरिनिर्वाण सुत्ता, सी सुत्तपिटका, डी वेशांतर जातका। यानी किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने प्रत्येक महत्वपूर्ण नगर में बुद्ध के अवशेषों के अंश वितरित किए और उन पर स्तूप बनाने का आदेश दिया था? अशोकावदान एक ऐसा ग्रंथ था जो आपका थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स यानी विचारक, विश्वास और इमारतें चैप्टर का टॉपिक नंबर जो होगा आपका बुद्ध वाला जो टॉपिक होगा वहां मिल जाएगा। अशोकावदान में कहा गया है कि अशोक ने प्रत्येक महत्वपूर्ण नगर में बुद्ध के अवशेषों के अंश वितरित किए, उन पर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि 84,000 लगभग स्तूप अशोक ने बनवाए थे। इस तरह से पहला जो वीडियो है बच्चों पार्ट 1, ये वीडियो कौन सा था? पार्ट 1 था इस क्वेश्चन पेपर का, जो कि मैंने आपके लिए क्वेश्चंस बना रखे हैं। पार्ट 2 का अगर उम्मीद है कि आप वेट करेंगे, प्लीज़ वेट कर लीजिएगा और वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जो वीडियोज़ आप चाहते हैं उस तरह के वीडियोज़ मैं बना पाऊँ इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। रिप्लाई मेरे वीडियो पर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।